योगः कर्मसु कौशलम्। नमस्कार। HRD सेंटर अहमदाबाद गुजरात यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर जगदीश जोशी जी, इस रिफ्रेशर के संयोजक डॉक्टर राजेंद्र जानी जी और आप सब अध्यापक मित्र, मैं साहित्य का अध्यापक हूँ और समाज शास्त्र के विद्वान अध्यापकों से बात करने जा रहा हूँ। इसलिए थोड़ा सा संकोच भी है, क्योंकि मेरा अभ्यास जितना होना चाहिए समाज शास्त्र में उतना शायद नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि साहित्य का स्टूडेंट हो, साहित्य का अध्यापक हो, वो समाज शास्त्रीय अध्ययन से दूर नहीं जा सकता, दूर रहना भी नहीं चाहिए, ऐसे मेरा मानना है। और ये अनिवार्य भी है। जैसे कि समाज के लोगों को साहित्य और कला से बिछड़ना राज नहीं आएगा, समाज के लिए दिक्कतें पैदा करेगा। कोई न कोई कला का आश्रय, चाहे वो साहित्य हो, संगीत हो, चित्र हो, शिल्प या स्थापत्य हो, ये तो प्रशिष्ट कलाएं हुई। लेकिन जो प्रशिष्ट कलाएं नहीं है, उपयोगी कलाएं जो है, ललितेतर जिनको बोलते हैं, वो कला के कोई न कोई अंश को छुआ न हो, ऐसा कोई सामाजिक नहीं हो सकता। तो कला और समाज दोनों एक साथ विकसित हुए हैं, एक दूसरे को सदैव प्रभावित करते रहते हैं, एक दूसरे पर सदैव आधार रखते हैं। तो इस वजह से भी हम समाजशास्त्र पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और साहित्य या तो कोई भी कला का स्टूडेंट या अध्यापक एक दूसरे को छुए बिना पूर्ण नहीं हो सकता। इस वजह से शायद यही जोड़ान है जो हमें आज एक मंच पर ले आई है। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो संशोधन के बारे में भी है। मेरा विषय जो है वो है शोध की नई दिशाएं और संभावनाएं। साहित्य के एंगल से मैंने ज़्यादातर बात की है, लेकिन आप ये इस बात को आधार रखकर जरूर समाजशास्त्र के विषयों में भी संशोधन की दिशाएं तलाश करेंगे। और ये व्याख्यान मुझे लगता है कि आपको इस तरह से उपयोगी होगा। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ। हम देखते हैं कि वैसे हमारी जो पीढ़ी है, 21वीं सदी का भारत 21वीं सदी में कैसे होगा, वो सोचने वाली पीढ़ी थी और देखने वाली भी पीढ़ी है। क्योंकि हमने 20वीं सदी का उत्तरार्ध देखा है, शायद उसमें हमारा बचपन बीता होगा, और अब 21वीं सदी में हम जीते हैं। 2 दशक बीत चुके हैं 21वीं सदी के। हमारे आसपास का सब कुछ बदल चुका है। ग्लोबल विलेज शब्द जो हम निबंधों में लिखा करते थे, वो अब रियलाइज हो रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो पूरे एक सप्ताह में दुनिया के विभिन्न देशों की सैर करके या तो अपना बिजनेस की टूर की वजह से घूम फिर आ सकते हैं। सुबह का नाश्ता भारत में करके शाम को यूरोप के कई देश में बैठे हुए लोग अब देखे जा रहे हैं। वो तो ये विमान आदि की सगवड़ से हुआ है, वो तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन इससे भी आगे
अभी कुछ घटनाएं घट रही हो रशिया में, यूक्रेन में, या तो इंग्लैंड में, या तो विश्व के कोई भी देश में, उनकी जानकारी हम लाइव भी देख सकते हैं। दुनिया के कहीं भी छोर पर कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी बात हो रही हो, तो हम उसी क्षण वहाँ जा सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ऐसी दुनिया हो गई है, वो अब हम जानते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें ये भी सोचना, नए तरीके से सोचना पड़ेगा कि अब जो अवधारणाएं, समाजशास्त्र की जो परंपरागत अवधारणाएं थी, समाज वो है जो इकट्ठा रहते हैं, एक जगह रहते हैं, एक रीति को अपनाते हैं, खान पान एक जैसा होता है, सोच में भी ज़्यादा फर्क नहीं होता। कहीं एक धर्म या तो एक संप्रदाय कॉमन सूत्र के रूप में काम करता है। ऐसी जो हमारी परंपरागत सामाजिक शोध की या तो सामाजिक अभ्यास की रीत थी, वो अब काम नहीं आएगी। ये ग्लोबल विलेज बनते जा रहे विश्व में कहीं भी जाओ तो कई एक वाक्यताएं दिखी जा रही है। खान पान में, रहन सहन में, हम जो पहनते हैं, इतना ही जन्मदिन की जब उजवनी करते हैं, हम जन्मदिन मनाते हैं, उनमें कितनी एक रूपता आ गई। तो एक कल्चर दूसरे कल्चर को अब प्रभावित कर रहा है और बहुत तेजी से कर रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे समूह माध्यम आ गए हैं। खास करके इंटरनेट ने तो हमारी दुनिया ही बदल दी है, विचारों की पैटर्न पर असर किया है, जिसका असर जीवन पर होता ही है। और जीवन का असर व्यक्तिगत जीवन पर तो होता ही है, पर समूहगत जीवन पर भी बहुत सारा चेंजेस दिखे जा रहे हैं। 4G टेक्नोलॉजी अब पुरानी होने लगी है। 5G टेक्नोलॉजी अब दस्तक दे रही है, आ जाएगी एक दशक में। और वो जो चमत्कार करने वाली है वो टेक्नोलॉजी, वो भी हम अब कहीं कहीं सुनने लिखने में पढ़ सकते हैं। तो हमें याद रखना पड़ेगा ये सब जो बदलाव आने वाले हैं। 100 करोड़ से अधिक फ़ोन यूज़र्स हमारे देश में है। उन्होंने जो क्रांति कर दी है, न केवल बातचीत के बारे में, न केवल कम्युनिकेशन के बारे में, हमारी अर्थव्यवस्था अब ये फ़ोन पर टिकी है। ये बदलाव पिछले 5-7 सालों में हमारी नज़र के सामने ही हुआ। उन्होंने भी बहुत ही सामाजिक बदलाव कर दिए हैं। तो हम जब अब नए नए विषय सोचेंगे साहित्य के, समाज के, तो उसमें बदलाव आना पड़ेगा, आएगा। तो हम तो अध्यापक हैं, सोचते रहते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि हमारे सामने बैठी नई पीढ़ी को हमें जो नए सपने दिखाने हैं, नए जो आने वाला जो समय है, उसमें उनको किस तरह से एग्जिस्ट करे, वो इसके लिए तैयार करना है। तो ये सब हमें सोचना पड़ेगा। इंटरनेट, टेलीविज़न और कम्युनिकेशन के नए नए माध्यमों के गहरे प्रभाव से हमारा मानस अत्यंत प्रभावित हुआ है। ये मानस ने हमें कई नई तरीकों से सोचने के लिए मजबूर भी किया है। आज से 5 दशक पूर्व के समय को देखा जाए तो बिल्कुल भिन्न था। अभी टीवी, टेलीविज़न नया नया आया था। अभी वो केबल वाला फ़ोन चलता था टेबल पर। इतने एयर कंडीशनर नहीं थे, फ़ोन का उपयोग भी नहीं था। अभी हमारा जो पोस्ट डिपार्टमेंट है भारत का, वो अपने जो उच्चतम सेवा का स्तर था वहाँ था। आज वो सब फ्री हो गए हैं, बहुत काम नहीं रहा है पोस्ट के पास, क्योंकि अब हम मेल, ईमेल,
व्हाट्सएप आदि सोशल माध्यम से जुड़े हैं। तो ये बदलाव ये पिछले 4-5 दशकों में आया है। हमारे जो त्यौहार है वो भी अब मल्टी कल्चर होने लगा है। त्योहारों का रूप एक सा होने लगा है। मिलने वाली मिठाइयाँ, रहन सहन के लिए जो हम कपड़े पहनते हैं वो, खरीदी जो करने जाते हैं उसमें मॉल कल्चर, सुपरमार्केट का कल्चर, ये सब आ गया है। अंग्रेजी और अन्य भाषाओं का प्रभाव क्रमशः बढ़ रहा है। अंग्रेजों थे तब तो अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा लेते थे, लेकिन इससे ज़्यादा अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा अब लेने लगे हैं। हमारी जो नई पीढ़ी है वो अपनी मातृभाषाओं से दूर होती जा रही है। इससे भी काफ़ी बदलाव आ रहा है समाज में। तो ये भी हमारा नई दिशा होगी, नई तरीके से हमें उन पर भी सोचना होगा। इसके मूल में देखा जाए तो शोध वृत्ति पड़ी है। ये सब जो बदलाव आया है उसके मूल में जो देखा जाए तो हमारी शोध वृत्ति, जिज्ञासा वृत्ति, नए नए आविष्कारों को लाने की वृत्ति जो है वो हमें अब उनका ये परिणाम दिखा जा रहा है। एक बात आप सभी जानते ही है, लेकिन हम फिर से पुनः उनको देख लेते हैं। जीव मात्र की जो 3 शक्तियाँ होती हैं, प्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और एस्थेटिक, ये जो संसार में बदलाव है, ये बदलाव के मूल में ये 3 प्रकार की प्रवृत्तियाँ रही है। पहली जो जीव मात्र में पाई जाती है, प्रोडक्टिव, सर्जन शक्ति, प्रोडक्टिव एबिलिटी, मानव मानव को जन्म देता है, हाथी हाथी को जन्म देता है, मोर मोर को जन्म देता है। हर प्रकार के सजीव अपने जैसा सजीव को लाने की फिराक में है और इससे ही संसार आगे बढ़ता है, वो तो हम सब जानते हैं। तो एक प्रवृत्ति ये पृथ्वी पर जो सब कोई जीव करते हैं, कोई भी जीव करता है, वो मुख्य रूप से हमें देखनी चाहिए। दूसरे प्रकार की जो प्रवृत्ति है वो है रिप्रोडक्टिव। वैसे मूल में देखा जाए तो प्रोडक्ट है अपनी, मतलब अपना संतान है, उनको ये उत्क्रांति में, उनको ये भीषण विश्व में टिके, सरवाइव कर सके, इसके लिए जो कुछ किया जा रहा है वो रिप्रोडक्टिव प्रवृत्ति की देन है। जैसे कि पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, बाघ या शेरनी गुफाओं के पास रहती है अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए। कई ऐसे जीव है जो गुफाओं का आश्रय लेते हैं, या तो बिल बनाते हैं जमीन में, तो कोई पानी में अपने बच्चे को सुरक्षित रखते हैं। कोई न कोई तरीका है हर एक जीव के पास अपने बच्चे को पैदा करने के बाद उनको जीवंत रखे और सरवाइव करने लगे तब तक उनको मजबूत बनाए रखे, उनको अपनी हूंफ देके, संरक्षण देके। ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है हमारे अंदर, ये पड़ा है कि अपने बच्चों को सुरक्षित रखे, जीने लायक बनाए, और जीने लायक भी नहीं, वो जब जरूरी हो तो शिकार भी कर सके और संरक्षण भी कर सके। तो इसके लिए जो भी प्रवृत्तियां होती है प्राणी मात्र में, उनको रिप्रोडक्टिव प्रवृत्तियां कहते हैं। इसमें भी सिरमौर है मानव की जो रिप्रोडक्टिव प्रवृत्ति है,
उनकी तो कोई सीमा ही नहीं है ना। आदिम अवस्था में हम जब जीते थे तब नेचुरल रूप से हमारे बच्चे को हम सुरक्षित रखने के लिए गुफावासी हुए थे, पर इससे हमने नया नया सीखा, क्योंकि मानव अलग है। विज्ञानियों ने इनके कारण भी दिए हैं ना, हेमोसेपियन काल से लेके पीछे का समय देखे तो दो कारण मुख्यतः दिए हैं। एक तो जो जीव है उनसे अलग क्यों पड़ा ये मनुष्य, तो कि मनुष्य ने किसी तरह से अग्नि पर काबू किया। इतना ही नहीं, जब दावानल होता था, जंगलों में आग लगती थी, इसमें भूंजे हुए पशु पक्षियों को मानव ने खाया होगा, या तो फल फलादि को पका हुआ या तो जला हुआ, और उनको अच्छा लगा होगा। जो कच्चा था उनसे ये पका हुआ मांस या पका हुआ फल या तो पका हुआ अनाज अच्छा लगा, फिर उन्होंने अपना लिया अपने रोजिंदे जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में उन्होंने ये आदत सी अब बना ली। कई सदियों तक ये प्रवृत्तियां चली होगी, बाद में उससे बदलाव आया, क्योंकि जो कच्चा खाने में जो विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं और दूसरे तत्व मिलते हैं, वो पके हुए में विघटित होना ज्यादा रूप से होते हैं, ऐसा विज्ञानी के बोलते हैं। तो क्या हुआ कि पका हुआ खाना खाने से जो हमें जो तत्व मिले वो अन्य प्राणियों से भिन्न थे। इससे भी हमारा दिमाग अलग तरह से बनना शुरू हुआ। उत्क्रांतिवादी ऐसा मानते हैं। दूसरा ये भी है, वैसे हमारी धर्म कथाएं, समाज निर्माण की अलग अलग कथाएं बताते हैं। मैं तो साहित्य का अध्यापक हूँ, तो वो कथाएं भी कह सकता हूँ, लेकिन अभी इसमें हमें जाना नहीं है। हमें तो ये देखना है कि ये शोध की प्रवृत्ति जो है वो अलग कैसे हुई, और मानव ने ही इतने व्यापक रूप से, वैसा कई अपवाद मिलते हैं प्राणी पशु में भी। हमने कौवा को बुद्धिशाली बोला है, शियाल को भी बुद्धिशाली हम कहते हैं, क्योंकि ऐसा वो करते हैं। चिंपांजी और कई दूसरे प्राणी में ऐसा मिला है। कई वनस्पति भी अपने विकास और अपना रक्षण करने के लिए युक्ति प्रयुक्तियां आजमाते हैं, ऐसा भी हमने पढ़ा है, हम सब जानते ही हैं। पर मानव इससे अलग है, तो इसका बेसिक कारण ये भी बताया जा रहा है कि वो एक खाने में जो बदलाव किया, उनसे उनका बदलाव शुरू हुआ। वो ज़्यादातर इंद्रियों के आधार पर, तो अन्य जीवों को भी इंद्रियां मिली है सभी, लेकिन इसके जो बेसिक काम है उसमें मनुष्य बहुत ही भिन्न प्रकार से प्रवृत्त हुआ। हाथ पैर का उपयोग तो करते ही है, लेकिन चित्त का उपयोग हम ज्यादा करते हैं, और इस वजह से हमने कई आविष्कार किए। वो पहिए की शोध हो, ताम्र की शोध हो, लोखंड की शोध हो, या तो अभी ये जो कंप्यूटर से लेकर आपसे जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सब माध्यम है, वो सब रिप्रोडक्टिव एबिलिटी की देन है। तो ये दूसरे प्रकार की प्रतिभा हुई मानव जात की, जो अन्य जीवों में है लेकिन बेसिक रूप में है, और मनुष्य में वो विशिष्ट और जटिल रूप से है। तो ये दो बात। और तीसरी जो बात है वो एस्थेटिक सेंस, वो भी
ज्यादातर जीवों में गहन रूप से नहीं पाई जाती है। मयूर नृत्य करता है, लेकिन वो प्रोडक्टिव प्रतिभा दिखाने के लिए करता है, वो अपनी मादा को रिझाने के लिए करता है, वो भी हम जानते हैं। कई ऐसे पक्षी और पशु हैं जो अपने घोंसले बनाते हैं या तो अपनी गुफा बनाते हैं, उनको डेकोरेट करते हैं कई ऐसे पीछों से, पंखों से, ऐसे रुई या धागों से। तो उनमें भी शायद बोलते हैं, क्योंकि अभी श्योर नहीं कह सकते, शायद हम कह सकते हैं कि सौंदर्य दृष्टि है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि बेवजह गाते हुए पंखी को सुनकर हमें लगता है कि वो भी कुछ कहना चाहता है, वो भी कॉपी करना चाहता है। और कला जो दादा एरिस्टोटल और प्लेटो ने सोचा था, उनके गुरु, कि अनुकरणशील है मानव, तो वो अनुकृति करता है। झरनों की आवाज सुनकर उन्होंने भी गुनगुनाया होगा। सूखे हुए चमड़े को जो शिकार किया था, उनका चमड़ा जो सूखा पड़ा था, उन पर आकस्मिक रूप से किसी ने दांडी पीट दी और ढोल बना होगा, वाद्य बना होगा। अंतड़ियों को सुखाकर तार बनी और तंतु वाद्य अस्तित्व में आए। पेड़ों की शाखाओं को झूलते हुए देखकर नर्तन करने का मन हुआ मनुष्य को, तो अपने हाथ और अपने पैर को वो लयबद्ध लय से एक रूप होकर नृत्य करना सीखा होगा। ये सब अनुकरण से हुआ है। उगते सूरज को देखकर, रोज देखकर वो अचंभित था, और वो पूर्व से निकलकर पश्चिम में चला जाता था और रात को एक ठंडा सा गोला आकाश में उभर आता था, बहुत ही प्यारा लगता था चंदा। ये दोनों का फर्क सदियों के बाद उन्होंने समझा होगा, लेकिन उन्होंने गुफा की दीवार पर जो अपनी आग जलाई थी ठंडी से दूर रहने के लिए, उस आग में बचे कोयले को दीवार पर घिसकर सूर्य बनाया होगा और चंद्र बनाया होगा। तब उन्हें पता चला कि ये सूर्य के जो किरण है वो मुझे इस तरह से दिखाने हैं। चंद्र को पूरा नहीं दिखाते, ये बीच का या तीज का उसे अच्छा लगा होगा। उन्हें ये भी पता चला होगा कि एक दिन गायब हो जाता है और एक दिन पूरा होता है, बाकी के दिन वो या तो बढ़ता है या तो कम होता जा रहा है। ये निरीक्षण है, ये शोध का मूल है। ये समाज शास्त्र का संशोधन हो या तो विज्ञान का संशोधन हो, कोई भी शाखा में संशोधन में के मूल में जिज्ञासा है। दूसरी जरूरियात है। जब उन्हें लगा कि अब बढ़ती उम्र के साथ मेरी कमर दुख रही है, कमर में कुछ हो रहा है, नीचे बैठना अच्छा नहीं लगता, और बैठ तो जाते हैं फिर खड़ा होना में दिक्कत होती है, तब वो जाके कहीं पत्थर पर बैठा होगा, लेकिन पत्थर उचका नहीं जा सकता। तब उन्होंने सोचा होगा कि ये लकड़ी का हो तो अच्छा है। इस तरह से चेयर बनी, मूल आइडिया आया जो प्लेटो ने चर्चा की है। ये आइडिया का अनुकरण किया और सुथार ने कुर्सी बनाना शुरू किया जो एक निश्चित हाइट पर बैठने के लिए कंफर्टेबल होती है। पीछे हम आराम से बैठ सके इसलिए पीठ भी बनाई है। आज सोफा का जो आविष्कार है वो उस आइडिया का परिणाम है। इसमें रिसर्च होता रहता है।
तो इस तरह से हम समाज शास्त्र के जो यहाँ तो अध्यापक है, कलाओं के जो अध्यापक है, वो भी ये सब साथ सोचते हैं। प्लेटो ने तो कलाकार को अपने जो आदर्श राज्य था उसमें से निकाल दिया था, सोच में से, वास्तव में से नहीं, सोच में निकाल दिया था। उन्हें बोल दिया था कि मेरा बस चले तो मेरे गणराज्य में किसी कवि या लेखक को, कलाकार को नहीं रहने दूंगा, क्योंकि वो सत्य से 2 पीढ़ी दूर का आलेखन करता है। एक तो आइडिया, जो कुर्सी का आइडिया था, उनकी बनाई कुर्सी, सुथार ने बनाई चेयर, और वो चेयर पर किसी कवि ने कविता लिख दी, और वो कविता तो सत्य से 2 पीढ़ी दूर है। इसलिए मैं उन्हें अपने राज्य में नहीं रखना चाहूँगा। अन्य कारण भी थे, मैं तो वे वहाँ जाना नहीं है अभी। हमें आगे ये देखना है कि ऐसे संशोधन में और ऐसी परिस्थिति में 21वीं सदी आई है, ऐसी परिस्थिति में हमें संशोधन की कौन सी दिशा में जाना चाहिए। तो पहले तो बात कर दी टेक्नोलॉजी की, दूसरी बात की हमने ये कौन सी हमारी प्रतिभा है इसमें से आई है। तो मैं तीसरी बात कर रहा हूँ प्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और एस्थेटिक्स की ज़्यादा से ज़्यादा जटिल जो संभावनाएं तराशी है वो है मनुष्य। उन्होंने कलाओं का आविष्कार किया। मैंने उत्पत्ति की संभावनाओं को भी आपके सामने रखा कि कैसे वो अनुकरण करने में से कलाओं को आविष्कार किया होगा। जब वो दादा बन गया होगा 75 साल का, 80 साल का शायद, तब वो शिकार करने के लिए अपने कबीले के लोगों के साथ नहीं जा सकता था, क्योंकि शरीर साथ नहीं देता था। अनुभव है लेकिन शरीर नहीं है, काम नहीं आएगा। तो वो घर पर बैठा रहा। वो जो युवान सब लोग थे कबीले के, वो शिकार करने गए। स्त्रियां थी, वो आसपास में जो डांगर बोए थे या चावल की गेहूं की खेती की थी, वहाँ चली गई। वह शिकार में मदद कर लिए अपने पतियों के साथ, अपने भाइयों के साथ, पिताओं के साथ चली गई। तब रह गए 2, या तो वृद्धा, ये वृद्ध, और छोटे छोटे बच्चे। तो समाज का ये भी कार्य था। तो ये जो बड़े लोग थे, उम्र में बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने पूरे दिन करना क्या था, थोड़ा थोड़ा जो अपने से हो सके वो काम तो करते थे। लेकिन साथ साथ एक काम बहुत अच्छा मिल गया जो कोई नहीं कर पाता था। एक बूढ़े ने अपनी बात बताई कि मैं जब 21 साल का था, या मैं जब 16 साल का था और पहली बार शिकार करने गया था, तो अपनी टोली से मैं बिछड़ गया। जंगल गहरा था, आसपास कोई नहीं थे, और हम पर भेड़ियों ने या तो सुअरों ने या तो शेर आ गया। शेर ही चलो बोलते हैं, कौन देखने गया कौन आया, लेकिन आ गया मेरे पर। अब क्या करूं, मेरे पास तो कुछ ये लकड़ी के अलावा कुछ नहीं था। फिर मैंने ऐसे घुमा के मारा और शेर को यहाँ आंख पे लगा और वो गिर गया। फिर मैं भागा और वृक्ष पर चढ़ गया, बच गया। जो ये स्टोरी है, अपने अनुभव में सामने जो बच्चे बैठे हैं उनको शौर्य अर्चित करना है, उनमें आरोपित करना है कि घबराना नहीं, कोई भी प्राणी आ जाए तो। तब की जो जरूरियात थी वो यही थी, बेसिक। घबराना नहीं है, सिचुएशन में अटैक करना है। तो ये गुण ये स्टोरी में उन्होंने लिपट के दिया बच्चों को। अपने साथ जो कुछ हुआ होगा हमें कोई पता नहीं, उनको पता होगा, लेकिन इसमें बढ़ा चढ़ाकर कल्पना के रंग डालकर, या तो अपने दृष्टिकोण से अपने सामने बैठे जो ऑडियंस है, बच्चों के ऑडियंस है, उनको लुभावने रूप में पेश करने की उन्हें आदत आ गई। 1 बार 2 बार, अब तो मजा आने लगी। बच्चों ने बताया अपने माँ बाप को जो शिकार पर से आए वापस, तो
कि आज तो दादा ने ये बात बताई थी, बहुत ही मजा आ गया। फिर बड़ों को भी लगा, जब रात को खाने के बाद सब बैठे थे, चंद्र के जो चांदनी थी इसमें, तो बड़ों ने भी बताया कि दादा ये क्या था, हमें भी कहो ना। और हमें लोक कलाकार मिला, स्टोरी टेलर मिला। तो ये अनुकरण से होता है। कला का जन्म समाज से होता है। समाज में ही हमें ये प्लॉट मिलते हैं कला के। कोई भी हो, वो इजिप्ट हो, इजिप्ट के पिरामिड, उसमें भी क्या है, आखिरकार सामाजिक जो रीत रिवाज थे, उनके जो देवों के संबंधी कल्पनाएं थी, पुनर्जन्म की कल्पनाएं थी, उनके जो फेरो थे, राजा थे, वो पुनर्जीवित होंगे, इसके लिए दास दासिया से लेकर रानियां और ये सब वैभव रखो। ये जो सोच थी वो सामाजिक परंपरा थी ने, ये सांस्कृतिक परंपरा थी। उन्होंने कई सांस्कृतिक मूल्यों को इस तरह से मूर्त रूप दिया कलाओं के माध्यम से। उनको जांचना परखना चाहिए। कम नसीब बीच में एक ऐसा दौर आया स्पेशलाइजेशन का, जिसमें हम स्पेशलिस्ट हो गए। मैं वही पढ़ता था, आप जहां अभी रिफ्रेशर कोर्स कर रहे हैं, पास में समाज शास्त्र विभाग है और पास में ही भाषा भवन है, लेकिन भाषा भवन के स्टूडेंट को कभी समाज शास्त्र का ज्ञान नहीं मिलता था। और समाज शास्त्र के स्टूडेंट्स थे, उनको साहित्य की कोई पढ़ी ही नहीं थी कभी। वो ठीक है, एक कल दो कल किसी को शौक होगा कविता का या तो स्टोरी पढ़ने का, तो वो पढ़ेगा। लेकिन ये दोनों को साथ लेकर अध्ययन करना चाहिए, ऐसा तब नहीं होता था। यूजीसी ने ये जो नई शिक्षा प्रणाली लागू की है, इसमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को महत्व दिया जा रहा है, और ये अच्छी बात है। हमें स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए, एक कान का ही स्पेशलिस्ट हो और वो मुंह को नहीं देख पाएगा तो कैसे चलेगा, वो सब जुड़ा हुआ है। तो साहित्य के स्टूडेंट और समाज शास्त्र के स्टूडेंट दोनों का मिलन, ऐसे ही वो केवल समाज शास्त्र की बात नहीं है, वो राज्य शास्त्र भी जानना चाहिए, उन्हें साइकोलॉजी भी पढ़नी चाहिए। इस तरह से वो इतिहास का भी स्टूडेंट होना चाहिए, क्योंकि साहित्य को इतिहास के बिना नहीं चलेगा, समाज शास्त्र के बिना नहीं चलेगा। साइकोलॉजी का जो अध्ययन नहीं किया होगा तो पात्र निरूपण जो लॉजिकल होना चाहिए वो नहीं होगा। और अच्छे जो हमारे कादम्बरीकार हो गए, नवल कथाकार हो गए, वार्ताकार हो गए विश्व के, या तो शेक्सपियर जैसे नाट्यकार हो गए, वो साइकोलॉजी का वो अध्ययन डायरेक्ट रूप से नहीं किया था, लेकिन मास साइकोलॉजी को वो जानते थे, उनका अध्ययन रहता था। इस वजह से उन्होंने तो बहुत गहरा अध्ययन किया था। ये तो ये नाम आ गया याद, बाकी कई ऐसे साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, जिन्होंने समाज में आ रहे बदलावों को, समाज के समूह का जो मानस होता है उनको, समूह का जो वर्तन होता है उनमें जो सामाजिक मूल्यों का बदलाव आता है, रीति रिवाजों का बदलाव आता है, उन सब को ये कलाकारों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, जाना है, महसूस किया है और अपनी कृतियों में रखा है। ये कला की ताकत है। हम सब जानते हैं कि आजकल जो फेमिनिज्म की बात हो रही है, वो फेमिनिज्म के बदलाव में, फेमिनिज्म का जो प्रभाव पड़ा पूरे विश्व में, अमेरिका से लेके मिडल ईस्ट हो या तो यूरोप हो या रशिया हो या एशिया के कई देश हो,
उन पर जो प्रभाव पड़ा उसमें साहित्य का प्रदान कम नहीं है। तो ये सामाजिक बदलाव में हम देखें कि मार्क्स का प्रभाव कितना है। समाज पर शास्त्र वाले को तो पढ़ना ही चाहिए मार्क्स, लेकिन सबल्टन अप्रोच जो आया उसमें ये साहित्यिक कृतियों का प्रभाव बहुत ही है, गहरा है और असरकारक भी है। तो ब्लैक लिटरेचर समाज का जो पिछड़ा वर्ग था, जो कोने में धकेला हुआ सदियों से रहा था, ऐसे कई गुलामों, ऐसे कई दलित, ऐसे कई पीड़ित समाज के जो अंग थे उनको मुख्य धारा में लाने के लिए कलाओं ने जो प्रदान किया है। समाज शास्त्रीय आंदोलन तो है ही, अध्ययन तो है ही, लेकिन ये सब प्रवाहों को पलटने में, इस प्रवाहों को मजबूत करने में, इस प्रवाह को वाचा देने में, उनको हाईलाइट करने में कलाओं का जो प्रदान होता है वो बहुत ही गहरा होता है। इसलिए समाज शास्त्र के अध्यापकों है आप, जब हमारे सामने बैठे हैं आप सभी, तो आपसे मेरा नम्र अनुरोध है कि आप जब मार्गदर्शक बने या तो होए, तो अपने विद्यार्थियों को साहित्य का अध्ययन जरूर करवाइए, अन्य कलाओं का अध्ययन जरूर कराइए। खास करके लोक कला और लोक समाज दो अभिन्न अंग है। एक की बात करनी हो तो दूसरे की करनी ही पड़ेगी। प्रशिष्ट कलाओं की बात अभी नहीं कर रहा हूं। जैसा कि अब अध्ययन जो हो रहा है, मैंने जो देखा है, बहुत ज्यादा मेरा अनुभव नहीं है इसमें समाज शास्त्र के क्षेत्र में, पर मैंने जो देखा है वो सहकारी क्षेत्र का अध्ययन, आज़ादी की लड़त के समय स्त्रियों का प्रदान, ऐसा अध्ययन, स्त्रियों के जो रोजगार है उसमें की पैटर्न में आ रहे बदलावों का अध्ययन, ऐसे सब्जेक्ट में अभी संशोधन कार्य हो रहा है। यह अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसमें इतिहास का महत्वपूर्ण प्रदान है, वो नहीं भूलना चाहिए। मैं गुजरात की ही बात करूं, गुजराती साहित्य और समाज की बात करूं, तो गुजरात में हजारों पांडुलिपि, हजारों हस्तप्रत वैसे बिना पढ़े ही पड़ी है यहाँ के हस्तप्रत भंडारों में, जैसा कि पाटन हो, कोबा हो, अहमदाबाद, भरूच, धौलका आदि ऐसे सेंटर है जहाँ पर हस्तप्रत लिपियाँ पड़ी है। हमारी हस्तप्रत बाहर भी इतनी ही चली गई है, वो जर्मनी हो या अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, वहाँ देवनागरी या तो पुरानी गुजराती या तो अपभ्रंश काल की जो भाषाएं हैं उनको जानने वाले लोग बहुत ही कम है। ये उंगली पर गिने जाए इतने कम है। मध्य काल का जो खंड है 1000 साल का, ईस्वी सन की 10वीं सदी से लेकर ये 20वीं सदी तक का जो 1000 वर्ष का जो कालखंड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए। और अब जब हम भारत के नए रूप को उजागर करने जा रहे हैं, विश्व गुरु फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये संशोधन आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य। मध्यकालीन भारतीय समाज कैसा था उनका विवेचन पुनः तरीके से होना चाहिए, उनकी समीक्षा होनी चाहिए, उनके इतिहास को तो देखना ही चाहिए, लेकिन वो इतिहास में केवल राजा
केवल जो प्रभुत्व वाले लोग थे उनका इतिहास पढ़ते हैं हम, लेकिन जो सामान्य जन था, जो प्रेमानंद के आख्यानों में आलेखित है, जो नरसिंह के पदों में आलेखित है, जो हेमचंद्राचार्य ने अपने सिद्ध हेम शब्दानुशासन में आलेखन किया है, उसका क्या? उस समाज को हम देखना चाहते हैं? देखना क्यों नहीं चाहेंगे? उस समाज की परंपराएं, उस समाज के मूल्यों, उस समाज में आ रहे बदलावों को हमें जो जानना है, तो हमें मध्यकालीन हस्तप्रतों को पढ़ना ही होगा। इसके लिए समाजशास्त्रियों के जो नए नए संशोधक हैं उनको आगे आना पड़ेगा। ये तो गुजरात की हस्तप्रतों की बात की है, वैसे पूरे भारत में हस्तप्रत परंपरा टिकी हुई है। अभी हमें बहुत ही गौरव की बात है हमारे लिए कि पूरे भारत में कोई भी प्रदेश में चले जाए हस्तप्रत अवेलेबल है, लेकिन पढ़ने वाले अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पुरानी भाषा कौन पढ़ेगा? हमें तो अंग्रेजी पढ़ना है, हमें तो अंग्रेजी पैटर्न, मुझे अंग्रेजी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा कहना यह है कि संस्कृत जो भूल गए, अपभ्रंश और ये जो पुरानी हिंदी या पुरानी गुजराती या पुरानी बंगाली या पुरानी मराठी हस्तप्रत है, वो सब हम ध्यान में नहीं लेते। उनको फिर से प्रकाश में लानी होगी, पाठ संपादन करने होंगे, उनके ऑथेंटिक पाठ संपादन करने होंगे। इसके लिए बहुत ही दिक्कत आएगी, ये कड़ा काम है। गुजराती में उनको धूल धोया नु काम એવું કહે છે। धूल छांट कर वो सोने की रजकण ढूंढने वाला है ना काम, ऐसा काम है, लेकिन करना पड़ेगा। ये संशोधक की राह देख रहे हैं ये सब सब्जेक्ट। दूसरा, जब तक हम आदिवासी समाज के साहित्य को नहीं देखेंगे, आदिवासी समाज जब हम बोलते हैं तो हमें पता है कि उसमें पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी। आदिवासी बोली जो है वो मौखिक रूप से ही जीवंत है, उनका कोई लिखित रूप नहीं है, उनकी कोई लिपि नहीं है। ये बड़ी दिक्कत है अध्ययन में। लेकिन आदिवासियों के बीच जाकर या तो आदिवासी संशोधकों को आगे करके उनको प्रोत्साहित करके ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि भारत की आत्मा वहाँ है। भारत के जो गाढ़ जंगल थे उनके जो निवासी है, मूल निवासी है, उनकी परंपराओं को भी भूलना नहीं चाहिए। डांग, यहाँ मैं सूरत से हूँ, सूरत के पास जो डांग जिला है, आपने नाम तो जाना ही होगा, सुना ही होगा। वहाँ मैं रहा हूँ 3-4 साल, तब मैंने उन पर काम किया और नज़ीक से मुझे ये संस्कृति का अनुभव हुआ। उनके पास जो बोलते हैं वो जो उनके पुरोहित होते हैं उनको वो बोलते हैं बुआ जी। वो जब मिलते हैं वर्ष में एक बार, तब मैं गया था। मैं तो पूरा आउटसाइडर, उनकी भाषा को भी नहीं समझता था, फिर भी गया था और पूरी रात मैं उनके साथ रहा, एक बार नहीं कई बार। तब जाके पता चला कि कंठ परंपरा में वो जो लगातार बोलते थे, वैसे 3-4 वो क्या है, छोटे छोटे डूंगर है, उन पर बैठकर वो पाठ करते हैं। तो वो जो कई बुआ जी मिले थे, 150-200, सब मिलकर कोई पाठ कर रहे थे। उनमें मैंने ध्यान से सुना तो पता चला कि भारत की जो आसाम में है वो छोटी नदी भी आ जाती थी, साउथ के छोटे छोटे पर्वत, झरने, नदियाँ वो आती थी। वो एक वो बोलता था नदी,
दूसरा पर्वतों का, तीसरा पंजाब से लेकर कंदहार से लेकर यहाँ तक के जो भी स्थानक थे हमारे प्राचीन भारत के, वो सब उनके नाम में आते थे। वो जो गाते थे तब कहीं अपभ्रंश कुछ समझ में आए नहीं आए ऐसा होता था। उन्होंने ये पूरे भारत को जुड़े रखा था अपनी जो प्रार्थना थी उसमें। तो ये तो एक सैंपल मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा तो कई अनगिनत खजाना हमारा पड़ा है, उनको उजागर कौन करेगा? हमारे जो संशोधक है उनको ये पता भी नहीं है कि ऐसा सब्जेक्ट है समाज शास्त्र में या तो साहित्य में हम कर सकते हैं। इतिहास पढ़ते हैं, मेन स्ट्रीम का इतिहास पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा अब सबल्टन हिस्ट्री के नाम से भी पढ़ाया जाता है, लेकिन सच बात बताऊं तो वो सब क्रियाकांड है। कई लोग ऐसे जो ऊपर ऊपर करके रख देते हैं, नहीं हमें ऐसा नहीं करना है। थोड़ा करो, एक ही हस्तप्रत, केवल 50 पन्नों की हस्तप्रत, उन पर पीएचडी करो, लेकिन इतना अच्छा काम करो, एकदम हेतुलक्षी होकर करो, तो कैसा काम होगा देखिए। और कई नए सब्जेक्ट हमारे सामने है, तो ये भी हमें देखना चाहिए। लोक साहित्य जो मैंने बात नहीं की थी, मैं दूसरे राह पर चल पड़ा था। लोक साहित्य जिसमें लोक कथाएं भी है, लोक गीत भी है, और उनके साथ जुड़े हुए त्यौहार भी हैं, उनके साथ जुड़ी हुई परंपरा भी है। बच्चे के गोद भराई, बच्चे की तो नहीं होती है, मम्मी की होती है। गोद भराई से लेकर आदमी जब मरता है, मरने के बाद भी 12वां 13वां होता है, तब तक के जो साहित्य स्वरूप है उन पर काम हुआ है, लेकिन बहुत ही ऊपरी स्तर का हुआ है। भारत में कई परंपराएं, बार गांव बोली बदल जाती है, ऐसा बोलते हैं ना, हमारे यहाँ कहावत है। लेकिन कहीं भी जाओ, पूरे भारत में जाओ, हर गांव में अपनी एक प्रथा है, अपनी एक प्रणाली है। तो आओ उनका अभ्यास करें, लोक परंपराओं को समझे, उनके पीछे भारतीय मानस किस तरह से सोच रहा है वो हमें सोचना पड़ेगा। प्रशिष्ट देव हमारे जो है धार्मिक एंगल से भी देखना जरूरी होगा समाज को, क्योंकि वो भी अभिन्न है। तो आओ उनकी जो गुत्थी बहुत ही बिगड़ गई है, अभी इनका रूप बहुत अच्छा नहीं है, तो आओ सुलझाए उनको भी। हमारे जो प्रशिष्ट देव है, उनकी श्रेणी के अलावा कई तरह के देव हैं। 33 प्रकार की कोटियां हैं। 33,000 जो बोलते हैं, वो कोटि का मतलब करोड़ नहीं, कोटि का मतलब पंक्ति। 33 तरह के, 33 टाइप्स। ये ना, इसके जो देव है उनको वर्गीकृत किया गया है 33 श्रेणियों में। उनका अध्ययन सामाजिक दृष्टिकोण से किया जा सकता है। जो हमारी लोक देव है, लोक देविया है, वो कैसे आई, समाज में वो प्रेशर रिलीज करने के लिए किस तरह से काम करती है, उन पर अध्ययन करना चाहिए। उनके जो बिंब है, प्रतीक होते हैं समाज के निर्माण में, ये बहुत ही अहम भूमिका रहती है उनकी। शिवलिंग का प्रतीक हो या ओम का प्रतीक हो या तो स्वस्तिक का प्रतीक हो, ये तो मैं मोटे तौर पर बोल रहा हूँ। कहीं हमारी लगभग आधी बाबत या तो आधी विगत प्रतीकों से ही स्पष्ट होती है। उनके निष्णात होते हैं, उनको समझने की आवश्यकता है।
समाज के संदर्भ में सब तपासना चाहिए। साइकोलॉजी और समाज ये दोनों को साथ में रखकर इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट पर हम जो संशोधन कार्य करें तो हमें नई नई संभावनाएं मिलेगी। समाज को इकट्ठा रखने में भाषा का जितना महत्व होता है उतना शायद ही किसी चीज का होगा, वो तो आप सब जानते ही हैं। और भाषा जो हम रोज बरोज उनका प्रयोग करते रहते हैं, हम सतत उनके आश्रित हैं, फिर भी भाषा को समझने के लिए भाषा शास्त्री तो काम करते हैं लेकिन समाज शास्त्री कम काम करते हैं। तो आओ मैं आपको ये आमंत्रित करता हूँ, समाज शास्त्र के सिद्धांतों को या तो समाज में आ रहे बदलावों को या तो समाज में हो रही जो आंतर प्रवृत्तियां हैं उनको समझने के लिए भाषा के औजार से क्यों न देखा जाए। ये भी हमारा काम है, हमें ये करना पड़ेगा। तो ऐसे कई विषय हैं, समाज की जो समस्याएं होती है वो उनका अध्ययन आप करते हैं, मुझे पता है बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। जैसे कि सूरत में एड्स का प्रॉब्लम, तो यहाँ के समाज शास्त्रियों ने, समाज शास्त्र विभाग ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और ऐसे ऐसे रिपोर्ट बनाकर गवर्नमेंट को दिए हैं कि इससे एड्स कंट्रोल होने लगा है। ये बढ़िया काम है। उस तरह से यहाँ आदिवासी क्षेत्र में जो जो बदलाव आए उनमें भी समाज शास्त्रीय अध्ययन का प्रदान है। गुजरात विद्यापीठ इत्यादि ने दशकों से जो संशोधन किए उनका लाभ समाज के पिछड़े वर्गों को मिला है और ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। पर पिछले 2-3 दशकों से मैं देख रहा हूँ कि ये काम में भी प्रमाद आ गया है। हम पहले जितने अलर्ट नहीं हैं और हमें अब तो टेक्नोलॉजी का सहारा है। हमें जो समाज शास्त्रीय अध्ययन प्रवृत्तियाँ हैं उनको लागू करने में, उनको परफेक्ट रूप से कम वेरिएबल न आए ऐसे रिजल्ट के लिए जो सॉफ्टवेयर उपलब्ध है कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से हम जो एक दूसरों से जुड़ सकते हैं वो सब हमें देखना चाहिए, वो सब हमारे नए संशोधन में आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कई ऐसे आत्मकथाएं, ये मेरा ये व्याख्यान का जो पहला दौर है उसमें अंतिम टॉपिक रहेगा। आत्मकथा, जीवन चरित्र, स्मृति कथा इत्यादि साहित्य और समाज की सीमा पर बैठे हुए साहित्य स्वरूप है। ऐसे साहित्य स्वरूपों में समाज सीधा आता है, निजी अनुभव के निचोड़ के रूप में आता है, उनको तो देखना ही चाहिए। दलित आत्मकथाएं बहुत आई पिछले 2-3 दशकों में, स्त्रियों की आत्मकथाएं बहुत आई जो सदियों से नहीं थी। भारत में स्त्रियां पढ़ती ही कम थी, उसमें से लिखने वाली तो बिल्कुल कम थी, मीरा आदि थी। तो उनकी जो आत्मकथनात्मक पद थे उनमें से कुछ कुछ मिलता था जीवन की बातें। लेकिन अब तो सबान होकर कई लेखिकाओं अपनी आत्मकथा लिखती हैं और उसमें जो विडंबनाएं आलेखित हैं उनमें जो स्त्रियों ने अपनी स्थिति और समाज के प्रति अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है उनको ध्यान में रखकर आत्मकथाओं का अध्ययन करना चाहिए, ऐसा मुझे बहुत ही ये सब्जेक्ट की ज़रूरत रहती है। अभी हमें कई ऐसे क्षेत्र है समाज के जिन पर नहीं तो साहित्यकार का ध्यान गया है, नहीं तो समाज शास्त्रियों का ध्यान गया है। उन सब को हमें
अपने संशोधन क्षेत्र में लाना चाहिए। उनको गहन धीरज और धैर्य से निष्ठापूर्वक अध्ययन करना चाहिए। हम सब ये साथ जुड़े हैं। फिल्म भी एक बहुत ही बड़ा माध्यम है। हम सब जानते हैं फिल्मों का प्रभाव। फिल्मों जो आंदोलित करती है समाज को, कभी कभी आंदोलन भी करती है, कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं। ऐसी फिल्मों का अध्ययन, फिल्मों में जो दिखाया जा रहा है सामाजिक बदलाव, उनको कंपेयर करना चाहिए वास्तविक समाज से। सत्य घटना पर आधारित फिल्में बनती हैं, साथ साथ फिक्शन भी बनते हैं, लेकिन समाज शास्त्र और साहित्य के अध्यापकों और संशोधकों को उसमें भी एंटर होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, कंपैरेटिव स्टडी करना पड़ेगा कि फिल्म में दिखाए जाने वाले जो समाज है, उनमें जो कल्पनाएं है, उनमें जो दृष्टिकोण आलेखित है, वो और समाज का मेल खाता है या नहीं खाता है। इससे जो तारण मिलेंगे, इससे जो हमें फल मिलेगा, वो मेरे ख्याल से शिक्षण जगत को तो वो अच्छी उपलब्धियां देगा ही देगा, साथ साथ पूरे समाज को फायदा कारक होगा, पूरे देश को और दुनिया को ये अपनी उपयोगिता साबित तो करेगा ही करेगा। लेकिन उसके साथ साथ संशोधकों का निजी जो आनंद मिलेगा, ब्रह्म आनंद, सहोदर आनंद मिलेगा, वो भी हमारी बड़ी उपलब्धि होगी। मुझे लगता है कि आज मैंने जो पॉइंट्स रखे हैं वो आपको चिंतन में कदाचित उपयोगी होंगे। आशा रखता हूँ कि उन पर ये सब जो पॉइंट्स थे उन पर आप चिंतन करेंगे और अपनी नई पीढ़ी को इसमें अपने आप का उन्मेलन करके द्विगुणित करेंगे, तो ये हमारा वार्तालाप फलदायी रहेगा। फिर से इस संस्था ने मुझे आपके बीच आकर वक्तव्य देने का मौका प्रदान किया, इसके लिए मैं पदाधिकारियों और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर जानी का आभार शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी को नरेश शुक्ल का धन्यवाद।